नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ राजनेता इसमें जाति लाकर इसे थोड़ा सा हल्का कर देते हैं और रही कसर वो लोग पूरी कर देते हैं जो इसको लेकर एजेंडा चलाते हैं। लेकिन आज जाति की भी बात करेंगे, बेरोजगारी की भी बात करेंगे और जो नए आंकड़े भारत सरकार की तरफ से आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, जो ये बताते हैं कि असली में सबसे ज्यादा बेरोजगार कोई और जाति नहीं बल्कि सवर्ण है। ये आंकड़े हैं जो बताएंगे कि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें और इसमें बेरोजगारी दर की बात करें तो मुस्लिम नहीं जूझ रही हैं बल्कि सिख समुदाय जूझ रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, नए आंकड़े आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बेरोजगारी का मुद्दा जब जब उठता है तो अक्सर दलितों को लेकर बात होती है, अक्सर पिछड़ों को लेकर बात होती है, मुसलमानों को लेकर बात होती है, लेकिन यूपीए और एनडीए में अगर हम कंपेयर करें तो हालात सुधरे, थोड़े से फिर डाउन हुए हैं, जो कि आंकड़े में देख पा रही हूं। लेकिन इन सबसे इतर मैं सवर्णों के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि सवर्ण कैसे पीछे हटते चले गए रोजगार मिलने के मामले में। पहली बार भारत सरकार ने जाति, धर्म और हिंदुओं में अलग अलग जातियों के आधार पर आंकड़े जारी किए और उसमें यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर, अगर हिंदुओं की बात कर ले तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर, जैसा आपने बताया, कि ये सवर्णों में है। इसका एक कारण है नम्रता। देखिए, मैं किसी के प्रति कोई डिमीन नहीं करना चाहता, लेकिन आप पूरे देश में और खास करके उत्तर भारत के बिहार, यूपी, राजस्थान के सवर्ण किसी भी विद्यार्थी से, स्टूडेंट से, नौजवान से मिल लीजिए, हर किसी को एक टाई चाहिए, एक एसी कमरा चाहिए और कंप्यूटर पे खटखट करना चाहता है। उसे ही यह नौकरी मानता है अगर सरकारी न मिले तो। और नहीं कुछ कर सकेगा तो बिहार का लड़का वो जाके कहीं गार्ड बन जाएगा, दिल्ली में और मुंबई में। यही उनके लिए, मतलब गार्ड बैठ बनकर, एक वर्दी पहनकर, टोपी पहनना अपमानजनक नहीं है, लेकिन अपने गांव में रहकर 2 गायें पालना उनके लिए अपमानजनक है। और जो ऐसी मेंटलिटी है वहां बेरोजगारी होनी ही होनी है। सबसे पहले ऑफिशियल आंकड़े पहले जाति के आधार पर बताता हूं। दलितों में 3.3% बेरोजगारी, सबसे कम आदिवासियों में 1.9% बेरोजगारी, ओबीसी में 3.1% और सबसे अधिक बेरोजगारी सवर्ण या अग्रणी जातियों में। इसका कारण जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। कपड़े नहीं इनके गंदे होने चाहिए। ये किसी गैरेज में, कभी आप नहीं देखिए किसी गैरेज में गाड़ी बना रहे, कभी नहीं। हर सवर्ण लड़के की यही इच्छा है कि उसके न कपड़े गंदे हो, न हाथ पैर चलाना ज्यादा पड़े, कोई ऐसा नौकरी मिल जाए कि हर दिन एसी कमरे में आके कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह चला दे और खूब पैकेज मिल जाए मुझे। जिनको नहीं मिलता वो बेरोजगार। वही मैं बता रहा हूं। आप ओबीसी तबके में चले जाइए। मैं जहां जहां घुमा हूं, बिहार घुमा हूं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में घुमा हूं, वहां सावजी देख लीजिए, तेली देख लीजिए, बनिया देख लीजिए, सब अपना अपना दुकान डाल के अपना अपना धंधा, बिजनेस में लगा हुआ है। और वो रोता नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, हाय मैं क्या करूं, हटा दो, सरकार को आग लगा दो। बोला कि देगा देगा, नहीं देगा अपना धंधा सबसे अच्छा। वहां सबसे कम है बेरोजगारी। अगर आदिवासियों में आप देखिए 1.9% बेरोजगारी है। अच्छा, वो तो बिल्कुल जंगलों में, घनघोर जंगल में सबसे ज्यादा अभाव से जूझते हैं। वहां बेरोजगारी कम क्यों है? क्योंकि वो हर काम करने के लिए तैयार। आप उनको कुछ भी दे दोगे वो कर लेंगे। आप बोले कि मजदूरी कर लो, वो कर लेंगे और रोएंगे नहीं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है। आप जिस काम को कोई नहीं करता उस काम को मेरे देश के दलित और आदिवासी करते हैं। जो आपके लिए खराब काम होता है ना, वो करते हैं। इसलिए बेरोजगारी नहीं है। सबसे पहले दिमागी यहां से सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण बताया था एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा था कि 2 चीज मैं लोगों को दे रहा हूं, हाथ में हुनर पैदा करो और दूसरा सरकारी नौकरी के इतर अपना स्वरोजगार पे ध्यान दो। यही कहा था ना प्रधानमंत्री ने।
सबसे ज्यादा बुराई किन लोगों ने की वहां? आप सरनेम देख लीजिए। अल्पसंख्यकों के अलावा मिश्रा, पांडे, सिंह, शर्मा, यही सब कि हाय पकौड़ा तल ने बोल दिया, पकौड़ा तल ने बोल दिया, तो मत तलो पकौड़ा, बैठ के गार्ड की नौकरी करो, वो तो बड़ा सम्मान मिल जाएगा तुम्हें, गेट खोलते रहो साहब का। ये है सोच। इनको घर बैठे सरकारी नौकरी ही चाहिए सिर्फ। नहीं, लेकिन अगर आप सोच की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी व्हाइट कॉलर की जॉब छोड़कर वाकई में पकौड़े तल रहे हैं, चाय बना रहे हैं और बहुत अच्छा इसलिए कमा तो रहे वो हैं। सक्सेस है, इसलिए तो वो सक्सेस है। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा। आप दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कह दी, स्किल डेवलपमेंट की बात या स्वरोजगार की बात की, बिजनेस करो, स्टार्टअप। बिहार यूपी में, हमारे बिहार यूपी में मजाक उड़ाने लगे कि पकौड़ा तलने बोल दिया, चाय बनाने बोल दिया। सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी नहीं है, सरकार में काहे सरकारी नौकरी देगा आप लोगों को? किसी भी आदर्श समाज में सरकारी नौकरी सिर्फ 3% लोगों को दिया जा सकता है। दुनिया में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में चले जाइए, सिर्फ 3% लोगों को यह एडजस्ट किया जा सकता है। अब दिक्कत यह है पंकज जी कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तो एडजस्टमेंट, सफलता का पैमाना ही सरकारी नौकरी गिनी जाती है ना, इसलिए तो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। जिन समाज में सफलता का पैमाना सरकारी नौकरियां रहेंगी, वो समाज हमेशा इसी तरह रोता रहेगा। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे मुझे ज्यादा ऐसा रोजगार लगता है पता कि है कौन देता है? रिजर्वेशन इसके पीछे कहीं मुद्दा तो नहीं है कि सवर्ण ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं? नहीं, अरे बेकार की बात है, 3% लोगों को सरकारी नौकरी दी ही जा सकती है आदर्श स्थिति में। उसमें से ही पता चलेगा कितना आपका रिजर्वेशन हो जाए, कितने लोगों को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा रोजगार देने मामले में व्यापार और खेती सबसे ज्यादा लोगों को यही इंगेज करता है। 30% के आसपास लोगों को जो रोजगार देता है, जिनसे लोगों की जिंदगी चल रही है, वो है व्यापार से। आप छोटा दुकान डालो, ठेला खोमचा डालो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक रहो, कुछ भी करो, ये रोजगार सबसे ज्यादा लोगों को देता है। उसके बाद सबसे ज्यादा एडजस्ट करता है खेती। लेकिन अगर आप खेती को, मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन अगर आप खेती को या पकौड़े को अगर ऐसे जस्टिफाई करेंगे तो शायद लोग कहेंगे कि फिर तो पढ़ना लिखना छोड़ दें, इतना पढ़ लिख कर मैं पकौड़े क्यों तलूंगा? ये सवाल लोगों का हो सकता है। नहीं, यही तो है। उनको क्या लगता है ना कि रोजगार करने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा जरूरत वही होती है। वहां हर दिन आपको चैलेंज करना पड़ता है। यहां आप क्लर्क की तैयारी करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया था हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का, उसको मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं। उसने एक काम किया कि यहां से कभी भी क्रिएटिव थिंकर्स पैदा नहीं हो सकते, वो बाबू पैदा हो या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल्समैन पैदा हो जाए। मैं अंग्रेजी में घिटपिट करूंगा, एमआर की नौकरी कर दूंगा। यही पैदा किया है उनके एजुकेशन सिस्टम ने। क्रिएटिव थिंकिंग, व्यवसाय की जरूरत है। हर दिन नया चैलेंज व्यवसाय फेस करता है। रोज उसके पास आदमी आता है, उसको कैसे कन्विंस करना है, कैसे डील करना है, यहां हर दिन चैलेंज है। नौकरी में फाइल टाइप करके दे देना है, महीने की सैलरी आ जाएगी, उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? वो तो एक फिक्स पैराफॉर्मा है कि बस वही फॉर्म भरते रहते हैं। मेरे यहां, मेरे बगल के बैंक में, एक बैंक में काम करते थे साहब, वो बड़ा टेंशन में रहते थे कि बैंक में, उस समय 90s के दशक की बात कर रहा हूं, बैंक की नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी। पता चला कि वो अपने 35 साल की नौकरी में रोज 1 से 100 तक ही गिनती गिनते थे नोट का सिर्फ, उससे ज्यादा उनके पास आता ही नहीं था। इसमें पढ़ाई की क्या है? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि थिंकिंग समाज की जब तक व्यापार के तरफ नहीं मुड़ेगी, और हमारे पूर्वजों ने तो कहा ही था, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच नौकरी चतुर निजाम। सबसे उत्तम खेती मध्यम बाण मतलब बिजनेस, और नीच नौकरी जो किसी के भी आप नौकर ही हैं। आप, अरे नौकरी का मतलब क्या होता है? आप नौकर हैं किसी न किसी के, चाहे प्राइवेट के नौकर हो या सरकारी के नौकर हो, आप तो नौकर ही हैं। जैसे ही कोई सरकार आए कह दे कि मैं आपको मालिक बनाता हूं, ये विरोध करने लगे कि मालिक कैसे बन जाएंगे, हम तो पैदा ही हुए, पढ़े ही हैं नौकर बनने के लिए। ये खराब सरकार है, देखो तो मालिक बनने बोल रहा है। अच्छा ठीक है, हम कहां जिंदगी भर तैयारी कर रहे हैं नौकर आंकड़े की अधिक। हाँ, कहां पर कितनी बेरोजगारी है हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। सिखों में 5.8% है, ईसाई में 4.7% है, मुस्लिम समाज में 3.2% है।
और लेकिन अक्सर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हाय हाय बेरोजगार हो गए मोदी सरकार में। मैं बताता हूं, देखिए मुझे जो आम लोगों की धारणा है कि सिख सबसे कम होगा क्योंकि वो कोई भी मेहनत कर लेते हैं, व्यापार वगैरह कर लेते हैं, और बेरोजगारी होगी हिंदू या मुसलमानों में, ईसाई भी पढ़े लिखे हैं, वो संपन्न तबके होंगे, इस तरह की आम धारणा है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पंजाब आज की तारीख में बेरोजगारी से सबसे भयंकर जूझ रहा है। किसी जमाने में पंजाब की खेती नंबर 1 ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद वहां के लोग खास करके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में और फॉरेन जाने में, वो कनाडा जाएंगे वो वाले में सबसे आगे थे। पिछले 10, 12, 15 सालों में हुआ यह है कि पंजाब की खेती, मतलब वहां क्या है ना, जमीनों का इतना दोहन हुआ है रासायनिक खाद कीटनाशक वगैरह से, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत खराब हुई है और इसका असर दे रहा है। ये जो किसान आंदोलन था इसलिए क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 70 to 80% अनाज जो जमा होता है, जो सरकार खरीदती है, वो पंजाब का होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी बड़ी खराब होती है। लाल गेहूं आप देखा है कभी पंजाब का? आप उसको मध्य प्रदेश के वो सवर्णा गेहूं से तुलना कर लीजिए, दोनों में साफ फर्क दिखेगा। तो खेती वहां असर मतलब हुआ है, उस पर बहुत खराब स्थिति है, प्रोडक्शन घटा है, क्वालिटी घटी है, इस कारण वहां इफेक्ट है। दूसरा है ड्रग्स। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जो नौजवान हैं, वहां शराब, जिम और ड्रग्स, मतलब रात को दारू पिएंगे या सुबह जिम जाएंगे, यह है वहां क्या। उसके कारण वहां जो बेरोजगारी बढ़ी है, यही सिख समाज का रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे एक पीढ़ी पहले तक फौज में जाने में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, लेकिन इस तरह का वहां मेंटलिटी चेंज हुआ है ड्रग्स के कारण, या फिर जो अलगाववाद के कारण, जो एक भावना के कारण, या फिर अच्छा देखिए, आप जाइएगा ना पंजाब में, एक चीज स्टडी कीजिएगा, जितने भी लोग अलगाववाद के ज्यादा नारे लगाएंगे उस इलाकों में ड्रग्स का ज्यादा प्रभाव होगा, या फिर वाइस वर्सा, कर लीजिए, जहां पर ड्रग्स का प्रभाव ज्यादा होगा वहां पर इस तरीके की विचारधारा, अलगाववादी फीलिंग्स ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो विचारवान है, जो आगे है। अच्छा बताइए, जो फौज में जा रहा है, जिसका सक्सेसफुल बिजनेस है, या फिर जिसके लोग, जैसे मान लिया कोई कलकत्ता बिजनेस कर रहा है, पंजाब का रहने वाला, कोई सिख समाज का आदमी, कोई दिल्ली बिजनेस कर रहा है, उसके पास फुर्सत कहां है खालिस्तान का झंडा उठाने का? वो तो जब तक दम मारो दम नहीं करेगा तब तक खालिस्तान का नारा नहीं लगाएगा। ठीक है, ये है वहां की स्थिति और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुसलमानों की आपने बात की, मैं उनके धार्मिक कुरीतियों या जो कट्टरपंथ की वजह से जो भी करूं, लेकिन एक बात मैं मानना पड़ूंगा, हुनर, जो स्किल इंडिया की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, असली स्किल इंडिया यहां आप देखिए। आपके घर में अगर कारपेंटर आएगा तो हर तीसरा में से एक कोई मुसलमान होगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा हर तीसरा में से एक कोई मुसलमान होगा। आप छोटे छोटे जो धंधा कहीं नहीं आपको मिलेगा वो ये करते दिखेंगे। और मैं आज आपके साथ गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज से 10-20 साल बाद देखिएगा इनकी आर्थिक स्थिति संभली है कि नहीं। ये कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, और जो समाज काम करने के लिए तैयार है उसका प्रोग्रेस तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो मक्कारी करेगा कि मैं 4 किताबें पढ़ लूं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, वो पीछे चलता जाएगा। आप सरकार गिरा लो, बदल लो, रो लो, कुछ भी कर लो, माथा पटक लो, जब तक आप हर काम हर वक्त करने के लिए तैयार नहीं रहेगा जो समाज, वो पीछे होगा। ठीक है, मुसलमानों में एक बार मानता हूं ये काम करने के लिए तैयार रहते हैं और आज बिजनेस में बहुत तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर हमने चर्चा की, और मुझे लगता है बहुत हद तक तस्वीर क्लियर हो गई होगी कि सवर्ण की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और जिनको लेकर अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो फिर भी बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, आर्थिक तौर पर भी, और अगर हम रोजगार के तौर पर बात करें तो भी। पंकज जी कुछ कह रहे हैं क्या? आखिरी लाइन, सवर्णों के साथ दिक्कत यह है कि राजा साहब के बेटे ठेला थोड़ी ना खींचेंगे, या हम जमींदार के लड़के थे, हम किसी के यहां हमाली थोड़ी ना करेंगे, तो मत करो, रहो गरीब। लेकिन मैं तो चली गई, जमींदारी भी चल गई। इत्तेफाक नहीं रखूंगी पंकज जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम करने को तैयार हो आप। वही मैं कह रही हूं, अगर मैं पढ़ लिख ली हूं या मैंने मास्टर्स कर लिया है तो मुझे ठेला खींचते हुए दिक्कत होगी, फिर मैं सरकार पर सवाल उठाऊंगी। हो सकता है मेरी विचारधारा से लोग सहमत ना हो। नहीं,
अगर आप पढ़ लिए हैं, एमबीए की ही नौकरी चाहिए। देश को जरूरत है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर की, और यहाँ तो खाली पैदा कर रहे हैं। एमबीए खर्चा किया है, उनका करना मैं क्या है? प्लम्बर बनने के लिए थोड़े एमबीए करके बैठी हूँ, बताइए। अच्छा बताइए, डॉक्टर ने कहा था कि 7 लाख लगा के एमबीए की गई। देख तो लीजिए कि एमबीए में रोजगार है या नहीं। मेरी आर्थिक स्थिति ने मुझे गवारा किया कि आप पढ़िए, आप ठीक, देश के लिए कुछ ठीक। कीजिए। हाँ, मैं और ये वहाँ नहीं रोजगार है ही नहीं। 35-40 साल एमबीए में की बस जरूरत है ट्राई ही नहीं करती देश रहूं। को। हाँ, नहीं, एमबीए की देश को जरूरत ही नहीं है, और सबसे ज्यादा एमबीए इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, तो क्या करे आदमी? तो पढ़ना 8 लिखना लाख, छोड़ 10 दे, लाख, 5 लाख बार नहीं, वैसे चीज को पढ़िए जिसमें रोजगार की संभावना ज्यादा है। पढ़ लिख के प्लम्बर बन जाए। अरे पढ़ लिख के मतलब क्या? पढ़ लिख के जो जरूरत मार्केट की है वो पढ़िएगा ना, कि अपना मन से पढ़िएगा। मार्केट की जरूरत तो देखिए कि बाजार क्या चाहता है। पंकज जी सुनिए, अभी तो आप झारखंड में बाजार तो बैठे हैं, 20,000 आप हमारे ब्यूरो चीफ में बाजार- बैठे हैं, आपको जी। बहुत ज्ञान है, आप सारी नॉलेज दे रहे हैं, मैं मानती हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे ऑफिस में लाइट खराब हो गई है, पंकज जी आ जाइए, आप भी कहेंगे किसी बिजली वाले को वहां से बुला लो, मुझे क्यों बुला रहे हो? भले ही आपको वो काम अब साइडली आता हो, आप नहीं करेंगे। नहीं, देखिए इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि मेंटेलिटी सुधारने की जरूरत है। यही तो समाज, मेरा और आपका दोनों का मैं बात कर रहा हूं। इस देश के बाजार की जरूरत है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ये। और हम सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए एमबीए बनाने। इस देश को सिर्फ 20,000 एमबीए की जरूरत है, और 1,20,000 हर साल पैदा हो रहे हैं। तो बाकी 1 लाख का करना क्या है? वो सारे 1 लाख यही कह रहे हैं कितना पैसा लगा के पढ़ाई किया है, अब करें क्या? सरकार की गलती, ये आप समझिए इस चीज को। चलिए ठीक है, शुक्रिया। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।